नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। ये सत्र आज से 19 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 19 दिनों की अवधि में 15 बैठकें निर्धारित की गई हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही लोकसभा विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विशेष सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और अधिनियमों पर चर्चा की मांग की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही। लोकसभा की कार्यवाही शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच मणिपुर जीएसटी विधेयक 2025 बिना चर्चा के पारित हो गया। ये बिल पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की डिमांड की है। विपक्षी पार्टियों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम सभी विपक्षी पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव सुधार पर चर्चा होनी चाहिए। हमने ये डिमांड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी की थी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केवल 4 दल ही विपक्ष नहीं है, और भी पार्टियां हैं विपक्ष में। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी दल इस बात पर एकजुट है कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। इस पर सभापति ने कहा कि वह आपकी मांग रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समय मांग रहे हैं। जॉन ब्रिटास ने कहा कि हम सभी एकजुट हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि 23 अधिकारी अब तक सुसाइड कर चुके हैं। राज्यसभा से एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामे के बाद अब विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का परिचय देते हुए सदन में कहा कि समाज सेवा उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उनका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्यधारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं और करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों की एक अच्छी बात है। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने मीडिया से 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा, भारत ने ये सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, इसलिए सत्र विकसित भारत के प्रयास में और ऊर्जा भरने का अवसर है। विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए और मजबूत मुद्दे उठाएं। उन्होंने कहा कि ये सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। राष्ट्रनीति पर बात होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए।
सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन सत्र से पहले लिए ड्रामा वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई और प्रदूषण जैसे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचना ही असली ड्रामा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, संसद में मुद्दे उठाना कोई ड्रामा नहीं है। चुनाव की स्थिति में एसआईआर, प्रदूषण बहुत मुद्दे हैं। सर, आइए चर्चा करते हैं। संसद किस लिए है? ये ड्रामा नहीं है। मुद्दों पर बोलना और उठाना ड्रामा नहीं है। प्रियंका ने आगे कहा कि मुद्दों पर चर्चा की मंजूरी न देना और चर्चा न करना ड्रामा है। ड्रामा तो जनता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोकतांत्रिक चर्चा न करने देना है। प्रियंका गांधी के अलावा टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी पीएम की ड्रामा वाली टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, विपक्ष एसआईआर पर बहस की मांग कर रहा है। क्या ये ड्रामा है? अगर जनता की आवाज उठाना ड्रामा है तो जनता अगले चुनाव में उन्हें जवाब देगी। अभिषेक ने चुनाव आयोग को बीएलओ समेत 40 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जवाबदेही कहां है? 10 साल पहले नोटबंदी के दौरान लोग कतारों में खड़े थे। काले धन का प्रवाह बढ़ गया है। जवाबदेही कहां है? टीएमसी नेता ने कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इसके क्रियान्वयन की पद्धति और तरीके के खिलाफ हैं। चुनाव आयोग ने बीएलओ को प्रशिक्षित नहीं दिया। उन्होंने गड़बड़ी को दूर नहीं किया। मतदाता सूची को अपडेट नहीं किया गया। और जब हम चर्चा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये नाटक है। What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर पर एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहता है, जिससे विपक्ष का वोट कट जाए। अखिलेश ने कहा कि ये एसआईआर वोट काटने के लिए है, वोट बढ़ाने के लिए नहीं है। और क्या कुछ कहा अखिलेश ने, सुनाते हैं आपको। इलेक्शन अभी टाइम है तो आप आराम से करते और सहूलियत के साथ करते, बहुत सावधानी से करते, बहुत सिंसियरिटी के साथ करते। ये कौन सा लोकतंत्र में आप किसका ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि विपक्ष की पार्टियों के वोट कट जाए। जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं। उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। अगर कोई नई पीढ़ी का नौजवान है जो टेक्नोलॉजी को समझता है, मैंने यहाँ तक देखा है कि बेंगलोर और जगह नौकरी कर रहा था, अपनी माँ की मदद करने के लिए नौकरी छोड़ करके आया है, केवल फॉर्म भरवा रहा है एसआईआर के। तो एसआईआर इसलिए हो कि लोकतंत्र मजबूत हो, एसआईआर इसलिए हो कि सभी मतदाता बन जाएं, एसआईआर इसलिए हो कि जिससे कि किसी का वोट न छूटे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और फिर बीजेपी ने जानबूझ करके वो तिथि तय की है जिसमें सबसे ज्यादा शादियां हैं, तो बीजेपी ने जानबूझ करके वो तारीखें तय की हैं, वो दिन तय किए हैं जिसमें शादियां सबसे ज्यादा हैं, जिससे कि लोग इधर उधर जाते हैं, अपना काम करते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, तो वोट कट जाए। एक मतदाता का ड्रीम ये है कि उसका वोट पड़ेगा, उसके अधिकार के तहत जब वो अपना अधिकार वोट डालने का पूरा करेगा तो वो अपने सपनों को पूरा करता है। अगर किसी से नाराज है तो खिलाफ डालता है, अगर पक्ष में तो उसके पक्ष में डालता है। इधर जो तरीका अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संसाधन का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं कर सकता, कि इन्होंने आईटी की कंपनियां बड़ी बड़ी हायर की हैं, उनके माध्यम से इनके पास पूरी वोटर लिस्ट का डिटेल है। नोएडा में स्थित जो कंपनियां हैं
वो इनके लिए काम कर रही हैं, मोटा फीस लेते हैं, मोटा पैसा लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। चिराग पासवान ने साफ साफ कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया गांधी पर नया केस जांच के चरण में है और जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि निर्दोष पर कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी। रिपोर्ट आने के बाद कानून अपना काम करेगा। लालू प्रसाद यादव के महुआ बाग वाले बंगले को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि लैंड फॉर जॉब ही पूरे मामले की जड़ है और अगर बंगले का आधार गलत पाया गया तो वो भी जांच के दायरे में आएगा। कुल मिलाकर उनका संदेश स्पष्ट है कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये कहीं ना कहीं लंबे समय से ये इस विषय को लेकर विवाद चल ही रहा था। बहरहाल मैं मानता हूँ ये सब जांच का विषय है। अगर कोई दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा, बट अगर कोई निर्दोष होगा तो कोई गलत कार्रवाई भी नहीं होगी। जांच का विषय है। एफआईआर एक नए सिरे से दोबारा इस पर दर्ज की गई है। जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कानून अपना काम करेगा। लैंड फॉर जॉब यही विवाद ने इनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। मुझे नहीं पता कितनी जायज़ कितनी गलत आधार पर अर्जित की हुई संपत्ति है, बट जो भी गलत होगा वो कानून के दायरे में तो आएगा। बिहार विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाला है। पहले दिन सत्र में प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई। आज तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मैथिली ठाकुर, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार ने शपथ ली है। इस बीच प्रेम कुमार ने स्पीकर पद के लिए पर्चा भी भरा। नए विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा 2 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधायकों ने हिंदी के अलावा मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा में शपथ ली। नवनिर्वाचित विधायक सुधांशु शेखर, विनोद नारायण झा, मीना कुमारी, माधव आनंद, सुजीत कुमार और नीतीश मिश्रा ने मैथिली में शपथ ली है। इस बीच नीतीश और तेजस्वी में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद विपक्षी खेमे यानी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के भविष्य पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस आलाकमान की समीक्षा बैठक के बाद उठी असंतोष की आवाजों ने गठबंधन की नींव को हिला दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान भी चर्चा में है, जिससे राजनीतिक हलकों में बेचैनी है। बिहार में आरजेडी से अलग होने की कांग्रेस में मांग उठ रही है। इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस ने आज पटना स्थित सदाकत आश्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिलाध्यक्षों और फ्रंटल प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। ये चुनाव के बाद पटना में कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक है, जिसमें हार के तमाम बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। आज पटना के सदाकत आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्नेहाशीष बर्धन ने बताया कि बैठक में विधानसभा चुनाव परिणामों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें हार के कारणों की पहचान करना, पार्टी की नीतियों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करना शामिल है। इसके अलावा बैठक में आगामी 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्र स्तर पर दिल्ली में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन और रैली की रूपरेखा पर भी बात हुई। इस बैठक के बाद अब संभवतः स्पष्ट हो पाएगा कि कांग्रेस महागठबंधन में अपने भविष्य को लेकर क्या रुख अपनाती है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की है। आतंकवादी महिला डॉक्टर शाहीन और उसके भाई परवेज के घर टीम ने तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान डॉक्टर शाहीन के पिता और भाई शोहेब से पूछताछ की गई। केसरबाग के खंडारी बाजार और लालबाग मरिया गांव इलाके में स्थित उनके घरों में सर्च ऑपरेशन किया गया और तमाम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल कब्जे में लिए गए। शाहीन और परवेज का नाम दिल्ली कार ब्लास्ट साजिश में पहले ही सामने आया था, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले एटीएस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस भी इन दोनों के घरों में दस्तावेज और सबूत जुटाने के लिए लखनऊ पहुंच चुकी थी। एनआईए की पूछताछ लगातार जारी है और जांच टीम मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। परवेज के घर में उसकी कार और अन्य महत्वपूर्ण चीजें बरामद की गई हैं, जो जांच के अहम सुराग प्रदान कर सकती हैं। डॉक्टर शाहीन के घर पर करीब 5 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद एनआईए की टीम वहां से लौट गई। इस दौरान जांच अधिकारियों ने शाहीन के पिता सईद अंसारी और उनके बड़े बेटे शोएब से विस्तृत पूछताछ की।
उत्तर प्रदेश में नई श्रम संहिता लागू होने के बाद हड़ताल पर श्रमिक प्रबंधन से जुड़े नियम पहले की तुलना में अधिक सख्त और सुव्यवस्थित हो गए हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक अनुशासन को मजबूत करते हुए श्रमिकों और उद्योगों के बीच बेहतर संतुलन बनाना है। प्रदेश में अब बिना 14 दिन की पूर्व सूचना में किसी भी प्रकार की हड़ताल या तालाबंदी करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सामूहिक अवकाश को भी हड़ताल की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है, जिससे अनियमित बंदी पर नियंत्रण रखा जा सके। नई संहिता के अनुसार 300 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को किसी भी छटनी या संस्थान को बंद करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इससे अचानक होने वाली छटनी पर रोक लगेगी और श्रमिकों की नौकरी सुरक्षा मजबूत होगी। श्रम मंत्री अनिल राजभर के अनुसार 21 नवंबर से लागू नई संहिताओं ने कानूनों का पालन आसान बनाया है। श्रमिक हितों को सुरक्षित रखते हुए उद्योगों के लिए भी प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। समन्वय बढ़ाने के लिए शिकायत परितोष समिति, वार्ताकारी परिषद और 2 सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण जैसी नई संस्थाओं का गठन किया गया है। भारत महा ईवी रैली, जिसे विश्व की सबसे लंबी इलेक्ट्रिक वाहन रैली के रूप में मान्यता प्राप्त है, अपने 82वें दिन पूरा किया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में रैली को झंडी दिखाकर शुभकामनाएं दी और इस ईवी महारैली को सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करेगी ये पहल। इस रैली ने अब तक 24 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और बिहार, उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा रैली ने भूटान और नेपाल का भी दौरा किया है। इस रैली का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों के मन में व्याप्त भय को दूर करना और ये साबित करना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों से लंबी दूरी की यात्रा संभव है। भारत महा ईवी रैली का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की वर्तमान स्थिति की व्यापक समझ प्रदान करना है। सरकार उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़कर रैली भविष्य की नीतियों और पहलों को सूचित करने के लिए जानकारी एकत्र कर रही है। अयोध्या के रुदौली कोतवाली क्षेत्र के सुजागंज चौकी अंतर्गत हयात नगर में एक शादी में उस समय हड़कंप मच गया जब दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। दुल्हन शादी के 3 दिन बाद ही फरार हो गई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मोहित शर्मा की शादी मिल्कीपुर तहसील के खंडासा थाना क्षेत्र के एक गांव में धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद दुल्हन हयात नगर में मोहित के घर आई थी। परिजनों के अनुसार रात में सभी सो रहे थे, तभी दुल्हन सामान लेकर चुपचाप निकल गई। वो लाखों के जेवर, नकदी और कुछ महत्वपूर्ण सामान साथ ले गई। सुबह कमरे में दुल्हन गायब मिलने पर परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुल्हन की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। दुल्हा मोहित शर्मा ने पुलिस प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। चतरा जिला अंतर्गत प्रतापपुर थाना क्षेत्र के जोगियारा पंचायत के ग्राम लिदिक में एक समय था जब अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी और एक आज का समय है जब इसी क्षेत्र में सरसों के पौधे लहरा रहे हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार लगातार अफीम की खेती नष्ट करने और अफीम से होने वाले दुष्परिणाम के विषय में समाज को जागरूक करने का मुहिम चलाया जा रहा है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रतापपुर पुलिस के द्वारा प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गाँव में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में प्रतापपुर पुलिस के द्वारा जोगियारा पंचायत भवन के पास जागरूकता अभियान चलाया गया तथा लोगों को अफीम के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। साथ ही अफीम प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर वर्तमान में लोग अफीम की जगह पर सरसों की खेती करते हुए दिखाई दिए और लोगों ने बताया कि पूर्व में यहां अफीम की खेती होती थी, परंतु इससे उनका ही नुकसान होने लगा था, जिससे विरुद्ध केस भी हो गया था। इससे उनके समाज भी पिछड़ने लगे थे। उन लोगों को अब नशे की खेती को छोड़कर शांति से अब सरसों की खेती कर रहे हैं।
बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली राष्ट्रपति से अपने खिलाफ चल रहे मामले को खत्म कराने और बेगुनाह करार दिए जाने को लेकर क्षमादान अपील की है। उन्होंने 5 साल से चल रहे भ्रष्टाचार मामले को खत्म करने का अनुरोध करते हुए कहा कि ये माफी लोकहित में होगी। रिपोर्ट के अनुसार आइजैक हॉजोर्ग के कार्यालय में प्रधानमंत्री के वकील से 111 पन्नों के विस्तृत दस्तावेज मिलने की बात मानी और कहा कि इसे न्याय मंत्रालय के माफी विभाग को भेज दिया गया है। इसमें आगे कहा गया कि हॉजोर्ग के खिलाफ फैसला लेने से पहले राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार भी एक राय बनाएंगे। उनके कार्यालय के एक बयान में कहा गया, राष्ट्रपति के दफ्तर को पता है कि ये एक बहुत बड़ा अनुरोध है जिसके बड़े मतलब हैं। सभी जरूरी राय मिलने के बाद राष्ट्रपति जिम्मेदारी से और ईमानदारी से इस अनुरोध पर विचार करेंगे। इजरायल में सजा से पहले राष्ट्रपति की ओर से क्षमादान दिए जाने का मामला न के बराबर है। एक उदाहरण 1986 का मिलता है, जब शिन बेट सिक्योरिटी सर्विस ने जुड़े एक खास मामले के भ्रष्टाचार मामले में बिना गुनाह कबूल किए ही आरोपी को माफी दे दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के हॉजोर्ग को लिखी चिट्ठी के कुछ हफ्ते बाद ये निवेदन किया गया है। ट्रंप ने भी राष्ट्रपति से नेतन्याहू को माफ करने के लिए कहा था। इमरान खान को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में सियासी भूचाल मचा हुआ है। इमरान खान इस वक्त कहां और कैसे हैं, ये सवाल पूरी दुनिया के मन में खड़ा हो रहा है। इस वक्त हंगामा इतना बड़ा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर शासन लगाने की तैयारी में है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने सेंट्रल जेल रावलपिंडी के बाहर इमरान खान के समर्थन में रात भर धरना दिया था। अब इसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के जूनियर कानून और न्याय मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन पर विचार किया जा रहा है। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई और उनके परिजन इमरान खान के जिंदा होने का सबूत मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अफरीदी ने जेल के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।